नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने ज्योग्राफी अलर्ट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जल परिवहन के बारे में। ये हमारा चैप्टर 8 है जिसका नाम है परिवहन इन संचार, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो की थी। पार्ट 1 वीडियो में हमने स्थल परिवहन के बारे में देखा था, जिसमें हमने 2 टाइप्स को उसको देखा था, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कस किया था कि अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीप में कैसा प्रतिरूप पाया जाता है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम करने वाले हैं जल परिवहन के बारे में और अलग अलग महाद्वीप और अलग अलग मार्गों की बात करेंगे कि जल परिवहन में कौन कौन से अलग अलग मार्ग है जिनके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट, मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को एंड चैनल को। अब हम स्टार्ट करते हैं जल परिवहन के बारे में। पहले हम जल परिवहन की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है, फिर जल परिवहन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जल परिवहन की डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, जल माध्यम से जो परिवहन किया जाता है वो हमारा कहलाता है जल परिवहन। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं, क्या क्या विशेषता निकल के आती है। तो फर्स्ट है हमारी विशेषता की सस्ता साधन है। जल परिवहन एक सस्ता साधन है। सस्ता साधन क्यों है? क्योंकि इसके रख रखाव में बिल्कुल कम खर्च होता है। तो इसका जो फैक्टर्स निकल के आता है कि सस्ता साधन है, कारण क्या है? तो रख रखाव में खर्च कम होता है। तो ये दो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने में खर्च भी कम आता है और ज़्यादा क्वांटिटी में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लेके जाया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चला होगा कि क्या क्या विशेषताएं हैं जल परिवहन की। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से परिवहन हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम समुद्री परिवहन मार्ग की बात करते हैं। तो समुद्री मार्ग की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं हर बार स्टूडेंट यही कहती हूँ कि डेफिनेशन पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि जब हमें डेफिनेशन पता होती है तो हमें बहुत बातों का पता चल जाता है। तो समुद्री मार्ग का मतलब है समुद्रों के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या समुद्री मार्गों का अनुसरण करके पदार्थों को, वस्तुओं को, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है समुद्री मार्ग। ओके स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से समुद्री मार्ग है जिनका अनुसरण करके एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वस्तुओं का आवागमन होता है। तो फर्स्ट जो है हमारा महत्वपूर्ण जो मार्ग की बात की है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये हम अपने मानचित्र के आधार पर करेंगे कि कहाँ पर ये मार्ग है और उनकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हमारा स्टूडेंट यहाँ पर आता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप लोगों को भी पता है कि उत्तरी अमेरिका का पोर्शन ये वाला आता है और यूरोप का पोर्शन आता है। तो ये हमारा हो गया उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, और ये वाला जो है यूरोपियन कंट्री का पश्चिमी भाग जो हमारा आता है, या यूरोपीय महाद्वीप का ये हमारा पश्चिमी पार्ट इसके अंदर आता है। तो अब आप लोगों को पता है कि यूरोपियन कंट्री और उत्तरी अमेरिका दोनों ही विकसित महाद्वीप है। विकसित महाद्वीप है तो औद्योगिक दृष्टि से भी विकसित है ये। तो सामानों का आवागमन भी ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों विकसित देश है। विकसित देश होने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है तो वस्तुओं का आवागमन भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग के द्वारा किया जाता है। किस मार्ग के द्वारा किया जाता है? हमारा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर 1/4 व्यापार किया जाता है। तो दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कि विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग किसे बोला जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है जो कि मोस्टली कॉमन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इस मार्ग को किस नाम से और जाना जाता है? तो इस मार्ग को बृहत ट्रंक मार्ग के नाम से भी
जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 4-5 क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की। अब हम नेक्स्ट करते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की, जो कि हमारा ये वाला पार्ट इसमें आता है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी विशेषता है और कौन कौन से महाद्वीपों को ये टच करता है। तो ये है हमारा पश्चिमी यूरोपियन कंट्री जो है, इस वाले पार्ट को भी प्रोवाइड करता है, ये आप लोग देख सकते हैं, लंदन। ओके स्टूडेंट, तो इस वाले को भी सेवा देता है, पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सेवा प्रदान करता है। फिर हमारा आ जाता है पश्चिमी अफ्रीका वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है, दक्षिणी अफ्रीका वाला पार्ट आता है, दक्षिणी अमेरिका के हमारे जो आते हैं महाद्वीप के भाग, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से ये हमें मिलाता है। अब हम इसकी विशेषता देख लेते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं ये प्रोवाइड करवाता है। तो इस जो हमारा ये दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, ये सीमित विकास हुआ है, सीमित विकास। और यहाँ पर अगर इन दोनों कॉन्टिनेंटल की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम पॉपुलेशन पाई जाती है। और अगर देखा जाए तो ये हमारा भूमध्य अब हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की, जिसमें हमारा ये भाग इसमें आता है। और हम देख लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इसमें हमारा आता है पश्चिमी यूरोपीय भाग, ये आप लोग देख सकते हो, ये मार्ग यहाँ से जाता है। दूसरा जो है इसका मार्ग हमारा पश्चिमी अफ्रीका इसमें आता है, दक्षिणी अफ्रीका इसमें आता है, दक्षिणी अमेरिका का पार्ट इसमें आता है, जिसमें हमारे देश आते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे इसमें मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, और हम देख लेते विशेषताएं है, तो यहाँ पर सीमित विकास हुआ है। दोनों ही हमारे अगर कॉन्टिनेंटल को देखा जाए, महाद्वीप को देखा जाए, तो यहाँ पर विकास जो हुआ है, डेवलपमेंट जो हुआ वो बिल्कुल सीमित है या कम भी बोल सकते हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है। अगर इसको हम क्लाइमेट रीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं इस महाद्वीप को, तो दोनों की ही विशेषता समान है, एक जैसे ही यहाँ पर संसाधन, यहाँ पर रिसोर्सेज मिलते हैं। तो इस कारण से ये जो हमारा है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, इसका महत्व बिल्कुल ही नहीं कह सकते, इसका महत्व कम है अगर कंपैरिजन करते हैं उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए एक तो यहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल एक जैसे ही है, दोनों महाद्वीप के रिसोर्सेज एक जैसे ही है, संसाधन एक जैसे है, क्लाइमेट रीजन एक जैसा है, वनस्पति एक जैसी होती है मोस्टली। तो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण और सीमित जनसंख्या होने के कारण और सीमित विकास होने के कारण यहाँ पर समुद्री मार्ग का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग का ट्रांसपोर्टेशन जो किया जाता है वो बहुत ही सीमित उपयोग के लिए ही किया जाता है। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग आता है, जो कि हमारा है ये वाला पोर्शन, इसमें हमारे देश आते हैं, पतन आते हैं, जिसमें हमारे संगाई, हांगकांग, योकोहामा, होनोलुलु और हमारा फ्रांसिस्को, वैंकूवर, ये वाले जो है हमारे पतन इसमें आते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इस मार्ग की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित किया जाता है, और रुकता कहाँ पर है, होनोलुलु पर। आप लोग देख सकते हो, यहाँ से फिर यहाँ पर और यहाँ से ये हम बात करेंगे, ये हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर समुद्री मार्ग आ जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम उत्तरी वाले पार्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है, ये वाला मार्ग, इस मार्ग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और नेक्स्ट इसकी जो है, और ये जो मार्ग है होनोलुलु को मिलाता है, ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है। और नेक्स्ट अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ने का कार्य भी करता है। ये हमारा क्या है, पश्चिमी भाग है उत्तरी अमेरिका का, और ये एशियन कंट्री जो हमारी उनको मिलाने का या उन पतनों को जोड़ने का बहुत ही अच्छा मार्ग निकल कर आता है। नेक्स्ट अगर
हम देखते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर के कि कौन कौन से रीजन यहाँ पर आते हैं और किन महाद्वीपों को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है इस मार्ग के द्वारा। तो पहला हमारा है पश्चिमी यूरोपीय भाग को। अब आप लोग देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया को क्रॉस करके हमारा पश्चिमी यूरोप को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। ओके स्टूडेंट, फिर हमारा आता है दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हमारी एशियन कंट्री के पतनों को जोड़ने का यहाँ पर या पहुँच बनाने का यहाँ पर कार्य करता है। हमारा कौन करता है? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग करता है। पनामा नहर के निर्माण से ये जो है हमारा मार्ग बहुत ही कम हुआ है, जिसके कारण ये छोटे छोटे द्वीपों को जोड़ने का कार्य करता है और पश्चिमी यूरोपीय कंट्री को जोड़ने का कार्य कर रहा है हमारा दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब हम देखते हैं स्टूडेंट स्वेज नहर के बारे में। फ्लो चार्ट के आधार पर हम देखेंगे स्वेज नहर का। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और कब इसका निर्माण हुआ था ये देखेंगे। तो 1869 में स्वेज नहर का निर्माण किया गया था मिस्र में। पोर्ट सैयद से लेकर पोर्ट स्वेज के मध्य ये हमारी स्वेज नहर का निर्माण हुआ है, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। ओके स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं कि ये कितनी लंबी है। तो ये हमारी 160 किलोमीटर लंबी है। अगर गहराई की बात करते हैं तो 11 से 15 मीटर ये हमारी गहरी है। अगर बात करते हैं यहाँ पर जलयान प्रतिदिन कितने जलयान होकर गुजरते हैं, तो यहाँ पर 100 जलयान यहाँ से होकर गुजरते हैं और इनको गुजरने में 10 से 12 घंटे का समय यहाँ पर लगता है। इस नहर में अत्यधिक यात्री और माल कर होने के कारण इस नहर का प्रयोग वह जलयान नहीं करते हैं जो कि समय और दूरी को महत्व नहीं देते। वो उत्तर महासागरीय महामार्ग का, समुद्री मार्ग का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो ये हमारी स्वेज नहर है। ये हमारी स्वेज नहर है, इसी के पास से ही रेलवे मार्ग निकले हुए हैं, जो हमारी केरी जागजिंग रेल मार्ग यहाँ से निकलते हैं। बात कर लेते हैं नील नदी से, तो नील नदी से एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर को इस्लामिया से मिलाती है। ये हमारा इस्लामिया यहाँ पर है। अब हम स्टूडेंट बात कर लेते हैं। तो पनामा नहर हमारी पूर्वी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है और ये हमारी कोलोन और पनामा नगर के मध्य में बनाई गई है। यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 72 किलोमीटर ये लंबी है और 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। अगर बात करते हैं न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग इसने दूरी भी बहुत ही कम कर दी है। तो 13,000 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कम हुई है इन दोनों महानगरों के बीच में पनामा नहर के कारण। अगर बात करते हैं पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका, हमने स्टूडेंट किया था अपनी समुद्री मार्ग में। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि पनामा नहर का जिक्र हमने कौन से समुद्री मार्ग में किया था, तभी आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट। तो पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट एवं उत्तरी पूर्वी मध्यम संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी यहाँ पर कम। बात कर लेते हैं स्टूडेंट आंतरिक जलमार्ग की। तो आंतरिक जलमार्ग क्या होते हैं? महाद्वीपों के आंतरिक भागों में नदियों, नहरों, झीलों, तटीय क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट राइन जलमार्ग की, देखते हैं इनके बारे में। फ्लो चार्ट के आधार पर ही हम देखेंगे राइन जलमार्ग के बारे में। तो ये हमारा जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होता है और ये हमारा नीदरलैंड में रोटरडम से लेकर बेसल स्विट्जरलैंड में है हमारा। इसमें इनको नौगम्य सेवाएं प्रदान करता है, नौगम्य है और इसकी लंबाई है वो 700 किलोमीटर लंबी है। और विशेषता इसकी देख लेते हैं। ये रूर नदी पूर्व से होकर राइन नदी में मिलती है, जो कि क्या है स्टूडेंट, कोयले से भरपूर है। कोयला क्षेत्र होने के कारण यहाँ से होकर गुजरती है और नौगम्य के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। यह विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है। अगर ये स्टूडेंट ये भी हमारा बनता है कि विश्व में अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला मार्ग भी हमारा ये है, जिसमें से प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान यहाँ से आते हैं और 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तु एवं सामग्रियों का आदान प्रदान इस मार्ग के द्वारा होता है। किस मार्ग के द्वारा होता है? राइन जल मार्ग के द्वारा होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो डैन्यूब जलमार्ग। डैन्यूब जलमार्ग की विशेषताएं क्या क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। तो डैन्यूब हमारी जो है आंतरिक जलमार्ग है और पूर्वी यूरोपीय भाग को सेवा प्रदान करती है। इसमें डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से होकर निकलती है और अनेकों देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। ओके स्टूडेंट, और इसमें जो है महत्वपूर्ण मुख्य निर्यात किए जाने वाले जो पदार्थ है, गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी और मशीनरी का यहाँ पर उपयोग बेसिकली किया जाता है। नेक्स्ट अगर जलमार्ग की बात करते हैं तो वोल्गा, जो कि रूस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाती है। अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग यहाँ पर पाए जाते हैं अगर रूस की बात करते हैं। और वोल्गा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर इसकी ये जो है हमारी वोल्गा जलमार्ग हमारा 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है और कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। अब बात करते हैं स्टूडेंट वृत्त झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग की, जिसमें हमारा उत्तरी अमेरिका के 5 फिंगर जिसे बोलते हैं उसमें आता है। और इसमें हमारी सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी, ओरंटियो, सू नहर, वेलेंड नहर इसके अंदर आती है और ये हमारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करती है। आप लोगों को पता है कि ये हमारी 5 फिंगर के पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो यहाँ पर आंतरिक जलमार्ग का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। सेंट लॉरेंस नदी की सेंचुरी है वृत्त झीलों के साथ ही उत्तरी अमेरिका और उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्य समुद्री मार्ग का यहाँ पर निर्माण करती है। तो जिस कारण से यहाँ पर इनका प्रयोग वृत्त सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग का प्रयोग मार्ग मिसिसिपी जलमार्ग जो है हमारा संयुक्त राज्य मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं